सर एक कानून आया है सीए जिसको लेकर बहुत हाय तौबा मची हुई है। जो विपक्ष के लोग हैं कह रहे हैं ये मुसलमानों के लिए खतरा है। सरकार इसे अपने तरीके से परिभाषित करती है, आप इसे कैसे देखते हैं सर? ये मानवता के लिए खतरा है, ये पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए भी खतरा है। इससे भारत की छवि पूरी दुनिया में ख़राब हुई है और ये अमानवीय कानून है, असंवैधानिक कानून है। क्यों असंवैधानिक है? एक सिंपल सी बात है, लाखों लोग श्रीलंका से जब वहाँ पे झगड़ा हुआ आपस में बुद्धिस्ट और तमिल लोगों के बीच में, जो श्रीलंका के पुराने लोग हैं उनके सिंगली लोगों के बीच में, लाखों लोग इंडिया में आज भी हैं। उनकी नागरिकता की कभी बात नहीं की इन्होंने, आज तक उनको नागरिकता नहीं मिली। वो लेना चाहते हैं तब भी नहीं है लोग देने के, और वो तमिल हिंदू बताए जाते हैं। हाँ, वो तमिल हिंदू बताए जा रहे हैं, मगर वो तमिल हिंदू वो हिंदू नहीं है जो ये चाहते हैं। जो वर्णवादी लोग चाहते हैं, जो आरएसएस चाहती है, वो लोग नहीं हैं। वो लोग हैं जो आरएसएस और वर्णवादी हिंदुओं की, सो कॉल्ड हिंदुओं की रग रग से वाकिफ़ हैं और वो इनकी चूड़ी टाइट करने वाले हिंदू हैं। इसलिए उनके बारे में कोई विचार विमर्श नहीं। और ख़ास तौर पे 3 देशों को टारगेट बनाया जो हमारे पड़ोसी हैं। अफ़गानिस्तान से हमारा बॉर्डर नहीं लगता, थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा लगता है। अच्छा, मुझे 156 किलोमीटर, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ऊपर जाके पहाड़ों में लगता है। यस। तो बांग्लादेश इसी देश का एक तरह से मैं कहूँगा भूभाग नहीं, खून का रिश्ता है, खून वाले लोग हैं। एक भाई मुसलमान बन गया, एक पुराने पंथ पे चलता रहा, इससे कोई मायने नहीं है कि रिश्ते ख़त्म हो गए। खून का रिश्ता इन संप्रदाय के रिश्तों से भी बड़ा होता है और वो आज भी लोग वो महसूस करते हैं। बांग्लादेशी लोग भी करते हैं, उधर वाले भी और इधर वाले भी। उसी तरह से पाकिस्तान में जो यहाँ से गए हुए लोग हैं और जो यहाँ से आए हुए लोग भी हैं। आए हुए लोग, हो सकता है कुछ लोग कटु अनुभव के चक्कर में बदले की भावना रखते हों मगर हमारे तो बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ से जो भी जाते हैं, पाकिस्तान इतना स्वागत यहाँ रिश्तेदारी में नहीं होता जितना पाकिस्तान के लोग करते हैं। जब उनका पता चलता है ये वो लोग हैं, फलानी जगह के हैं और फलां भाषा वाले लोग हैं, फलां एरिया वाले लोग हैं, इतना भरपूर स्वागत। ये तजुर्बा न केवल मेरा, काफ़ी पॉलिटिशियन का भी है, वकीलों का भी है। तो हमारे खून के रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ। सरकार सर ये डिफाइन कर रही है कि ये जो तीनों देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ धार्मिक उत्पीड़न बहुत ज़्यादा हुआ वहाँ की माइनॉरिटीज़ पर, इसलिए उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए। मैं एक और कहता हूँ, ये धार्मिक उत्पीड़न क्या चीज़ है, क्या बीमारी है? ये उत्पीड़न बेसिकली पॉलिटिकल होता है, सत्ता के लिए होता है या शोषण के खिलाफ होता है। जम्मू एंड कश्मीर से बहुत सारे लोगों ने पलायन किया, सरकार पूरी ताकत में थी, सरकार के पास हथियार भी ज़्यादा थे। क्या कारण है, क्यों वहाँ से भाग के लोग आए यहाँ पर? कोई तो कारण है। एक तरफा नहीं होता कारण कभी भी कि एक तरफा कारण होता है। घर में भी 2 भाई डिवाइड हो जाते हैं, सारी ज़िंदगी बोलते नहीं। क्या वजह है? जब हम रिश्ते नहीं निभा पाते, जब हम एक दूसरे का शोषण करते हैं, जब कोई आवाज़ उठती है, अगर वो न्याय मिल जाए लोगों को, कौन ऐसा नहीं है। कश्मीर के भी लोग महसूस करते हैं जब वो आक्रोश में नहीं होते कि भाई यहाँ से गए हुए लोग हमारे अपने लोग थे, वो जाना ठीक नहीं। बहुत सारे कश्मीरी ब्राह्मण या पंडित मुसलमान भी हैं, भट्ट जाति के भी लोग हैं। क्या सर सीए से मुसलमानों को डरना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए और ये बेहुदा कानून है। आज नहीं तो ये कल ख़त्म हो जाएगा। इससे देश की छवि खराब हुई है और इससे बल्कि ये उल्टा हिंदुओं का बेड़ा गर्क करने के लिए कानून है। कैसे? ये वर्णवादियों के लिए तो फ़ायदेमंद है। वर्णवादी वो जो असमानता को स्वीकार करते हैं लोगों के अंदर कि कोई ऊंचा होता, कोई नीचा होता है, और जो लोगों का वर्णवाद के रहते बेनिफिट मिला, अर्थतंत्र में भी, सामाजिक तंत्र में भी, नौकरी तंत्र में भी और जुडिशियल तंत्र में भी, जिन लोगों के इन चीज़ों से बेनिफिट हो रहा है, उनको खून मुंह लगा हुआ है। वो लोग अपने उसी सुपीरियरिटी को, उसी अधिकार को बनाए रखने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र देश के सामने लेके आते हैं। अब सत्ता पे कब्जा करने के लिए ये कानून लेके आए हैं। सर एक सवाल ये भी है कि जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से लोग आएंगे तो उनका धर्म तो हिंदू रहेगा, लेकिन जाति क्या रहेगी? क्या इसे दलितों को भी चिंतित होने की ज़रूरत है? कुछ ऐसा नहीं। देखिए, जाति तो जो वो लोग आएंगे वो उसी तरह के आएंगे, मगर बात ये है, अरे भाई हमारे जो पड़ोसी हैं, कितने, क्या आप अपने रिश्तेदारी में से आपकी बहन बेटी
रूस के रूट के आपके घर आ जाए, उसको आपको तुरंत घर में बसाएंगे? आप ये नहीं करेंगे? भाई क्यों झगड़ा हुआ, वहीं पे जाओ, उन रिश्तेदारों से बात करो, ताकि जो व्यवस्था है वो चलती रहे। कोई घर में थोड़ा इमीडिएट बिठाएगा। अगर यहाँ दुनिया भर के डाइवोर्स के केस चल रहे हैं, कितने लोग हैं पेरेंट्स से जो अपनी बेटी को या अपने बेटे को चाहते हैं भाई दोबारा रिश्ता कायम हो। उनके बुजुर्ग आते हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, हम देखते हैं कि लगातार वो चाहते हैं व्यवस्था बनी रहे। तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या इससे जल्दबाजी थी कि वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफ़गानिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता देना चाहते हैं। अरे हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारे अपने रिश्ते भी थे इन लोगों से, और ये पड़ोसी देश हैं, इनसे बात करनी चाहिए। भाई किसी को कोई दुख है तो बात करनी चाहिए। और वैसे नागरिकता तो हमेशा मिलती रही है समय समय पर। नागरिकता तो ऑलरेडी कानून है। भाई वाकई कोई पॉलिटिकली है, मान लो कोई नेतागिरी में या किसी और वजह से कोई प्रताड़ित कर रहा है, वो कानून पूरे इंटरनेशनल कानून भी है कि कोई भी देश ऐसे लोगों को नागरिकता दे सकता है जिससे जानबूझ के पॉलिटिकली या किसी और वजह से विक्टिम बनाया जा रहा। अब लाखों करोड़ों की संख्या में आप नागरिकता देना चाहते हैं, इसके पीछे षड्यंत्र है। एक तो ये जहाँ जहाँ कमज़ोर हैं इलेक्शन में, जहाँ इनकी बात नहीं बन रही, उन एरियाज़ में उन लोगों को ये बसाना चाहते हैं। ये देश की डेमोग्राफी को ख़राब करने की पूरा षड्यंत्र है इनके पास, कि उनको वहाँ बसाएंगे, वहाँ बसा के ये देश में जहाँ इनके पैर नहीं जम रहे वहाँ डिस्टर्ब करेंगे पूरे सिस्टम को। कि इन लोगों को कहाँ बसाना है। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं सर आप। पूरा बड़ा षड्यंत्र है ये, पूरा षड्यंत्र है ये, षड्यंत्र है। और जो लोग मुंह खाए आंख शर्माए, उन लोगों को जब इस तरह का बेनिफिट और लॉलीपॉप देंगे उन लोगों को, उनका भी मिसयूज करेंगे उन लोगों को। कोई भी अपने देश से आके, अभी बहुत सारे कश्मीरी पंडित हैं, बुजुर्ग हैं, मेरी बात जब होती है कहीं तो बात करते करते आंसू आ जाते हैं। यानी उनका मन करता है, जिसने सारी ज़िंदगी जहाँ बिताई है, कि भाई किसी उन्माद की वजह से हम भी डर के आ गए। बहुत बार क्या होता है, पॉलिटिकली चीज़ों का यूज किया जाता है संप्रदाय का, और लोग उसमें शिकार भी हो जाते हैं। बहुत बार वो चिंगारी इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं जब हम अपने भाइयों से, अपने पड़ोसी से, अपने गाँव वालों से, अपने रिश्तेदारों से न्याय के साथ नहीं जीते, शोषण करते हैं, तो लोगों में अंदर एक रोष रहता है, और वो कोई बहाना बना लेता है कोई पॉलिटिकल आदमी, तो उस रोष में वो विस्फोटक हो जाता है। यही वहाँ पर हुआ जम्मू एंड कश्मीर में भी। जम्मू एंड कश्मीर में हर गवर्नमेंट नौकरी में, ज़मीनों पे, व्यापार पे सबसे ज़्यादा काबिज लोग यही थे, कश्मीरी पंडित। अगर ये बड़े भाई होने के नाते या विकास में थोड़ा आगे होने के नाते अपने वहाँ के लोकल भाइयों के साथ, न्याय के साथ ज़्यादा पेश अगर आते तो झगड़ा नहीं होना था। हाँ, एक सवाल ये भी है सर कि 3 करोड़ आबादी है गैर मुस्लिमों की इन तीनों देशों में। और 31 मार्च 2014 की डेडलाइन रखी गई है। उससे पहले आए हुए, बड़ा सवाल ये भी है कि कैसे पहचानेंगे कि 14 से पहले आए, 14 के बाद आया, और उसके बाद आए तो उसका क्या करोगे? क्या इसके बाद नहीं होगा उत्पीड़न? बड़े सवाल है सर। बस ये तो ये भी हो सकता है, बहुत सारे लोग नकली डॉक्यूमेंट बनेंगे। अगर वो अपने आप को हिंदू बना के रहेंगे तो हो सकता है उनको नागरिकता मिल जाए, ताकि हिंदू भी हो जाएं और उनको अलग अलग जगह पे बसा के उनका इलेक्शन का पॉलिटिकल माहौल देश का पूरा डिस्टर्ब किया जाए, अपने अनुकूल किया जाए, अपने अनुकूल उन लोगों को बसाया जाए। जैसे दिल्ली एनसीआर में सारा का सारा डेमोग्राफिक चेंज हो गया। बहुत सारे एरियाज में देश में जानबूझ के षड्यंत्र किए जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि कैसे वहाँ पे जो आदमी आवाज़ उठाने वाला जो वर्ग है समाज का, उसको कैसे माइनॉरिटी में लाया जाए, ताकि सब नपुंसकता की तरह से फ्यूचर में हो जाएं और कोई ना बोल पाए, और जो हम चाह रहे हैं उसी तरह का माहौल हो जाए, उसी तरह का ये राष्ट्र बन जाए। 1.5 करोड़ लोगों को घर कैसे देंगे जब आएंगे वो लोग? करोड़ों लोग यहाँ पर, लाखों लोग यहाँ तो 80 लाख और अभी 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं। और ये कानून बनाना तो दूसरे देशों के खिलाफ भी है। आप एक तरह से उन देशों में रहने वाले माइनॉरिटी को उकसा रहे हैं, आओ भारत में आओ। ये तो दूसरा, बल्कि उससे भी खतरनाक, इजराइल से भी खतरनाक इस देश को बनाना चाहते हैं। इजराइल से भी खतरनाक? यस, इजराइल ने ये कहा यहूदियों की ज़मीन, यहूदियों का देश। क्या हो रहा है आज? शांति है कोई? और वहाँ आदमी काम करने वाले नहीं बचे। और इंडिया ढिंडोरा पीट रहा, हरियाणा से भी गए हैं लोग, उनको तनख्वाह के लालच में तो गरीब गुरबा कहीं भी जा सकता है, तो उनको वहाँ भेजा जा रहा है। कुछ लोग मारे भी गए हैं वहाँ पर, तो वहाँ मजदूरी के बहाने या तनख्वाह के बहाने। इसका मतलब एक तरह से तुम गलत मदद कर रहे हो, या अपने लोगों को, अपने बच्चों को वहाँ मारने के लिए तुम भेज रहे हो। अपने बच्चों को भेजो ना तुम। बीजेपी आरएसएस वाले अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते? गरीब लोगों के बच्चों को क्यों भेज रहा? तुम चले जाते ना। जब टेंडर छूटते हैं, बड़े बेनिफिट होते हैं,
सरकार के हिडन बेनिफिट जो लोग उठा रहे हैं, वहाँ तो तुम सारे के सारे बीजेपी के नेता और आरएसएस के नेता और उनके बच्चे। और जब इजराइल में मरने के लिए जाए, जब ढिंडोरा पीट के हरियाणा के गरीब गुरबा समाज से या इधर उधर से लोग ले जाने की तुम बात करते हो। सर आपने कहा ये जो कानून है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। कई ऐसे कानून आए, काले कानून, किसानों का कानून, ट्रक ड्राइवर्स का कानून, चुनावी बॉन्ड। सरकार जो कानून बनाती है इससे लगता है मैंने सब मील का पत्थर है, लेकिन यहाँ जब आता है, जब उसे रिव्यू किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में नज़र में वो शून्य हो जाता है। और सीए को लेकर जहाँ तक मुझे जो मालूम है कई सारी याचिकाएं सर सुप्रीम कोर्ट में हैं। अरे 100-200 याचिकाएं हैं, 100-200। और इतने इम्पोर्टेंट केस को आज तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं सुन पा रहा। फटाफट सुनना चाहिए था। किस बात का इंतजार करे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? करना ही नहीं चाहिए। देश में झगड़े हों या देश की कोई पार्लियामेंट अपने एमपीओं की संख्या के बल पे, अरे संख्या तो जिसकी है वहाँ पे उनको देश में से वोट कितने % मिले हैं? कौन सा देश उनके साथ है? और वो भी ज़्यादा एमपी जिनको तुमने बोलने नहीं दिया, अपोजिशन के एमपी को सस्पेंड कर दिया, वो उधर से उठ के चले गए, उनकी सुनी नहीं, डिबेट नहीं, डिस्कशन नहीं, लेना नहीं देना नहीं। ऐसी मेजॉरिटी द्वारा पास किया हुआ कानून भी देश के लिए देशद्रोह है। ऐसे नहीं कर सकते आप। और दूसरा, जो आपके मेंबर पार्लियामेंट बोलना चाहिए उनको आप बोलने नहीं देते। आपने वो चाबुक, जानवरों को जो छड़ी से मारा जाता है, वो छड़ी मार के तो तुम वोटिंग कराते हो। एंटी डिफेक्शन लो देश का सबसे घातक और सबसे देश की पार्लियामेंट को नपुंसक बनाने वाला कानून है, जो धराशायी हो जाना चाहिए था। तो क्या यहाँ से कोई सोल्यूशन निकलेगा? क्योंकि ये कानून सर लागू हो चुका है। ये कानून क्या डरना चाहिए? आपने कहा मुसलमानों को नहीं डरना चाहिए, क्यों नहीं डरना चाहिए मुसलमानों को? मुसलमानों को इसलिए नहीं डरना चाहिए, ये देश जिंदा है, ये वर्णवादियों का गुलाम देश नहीं है, इनकी साजिशों और चालों को समझ रहा है। ये असल में रियल में जो संस्कृति है, हिंदुत्व की संस्कृति वर्णवादी संस्कृति नहीं है। जो अपने आप में हिंदुओं के ठेकेदार बता रहे हैं वो वर्णवादी लोग हैं। वो वर्णवादी धर्म अलग है, वो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार बता रहे हैं। ये वर्णवादी लोग हैं और आरएसएस उसी वर्णवादी एजेंडे को देश में लागू करना चाहती है, और बीजेपी तो एक माध्यम है। कामयाब हो पाएंगे? नहीं कामयाब हो पाएंगे। और मैं तो ये कह रहा, इनके जो बच्चे हैं विदेशों में, जो लोग आज सपोर्ट कर रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं इस सरकार का, इस सत्ता का, इसको दोबारा लाने के जो एजेंडे में शामिल है, जो देशद्रोह और करप्ट भ्रष्ट मेन स्ट्रीम मीडिया, जो देश के पैसे से, जो पैसा इनको एडवर्टाइजमेंट के रूप में दिया जाता है, वो देश के एक एक नागरिक का पैसा है। उस पैसे को लेके ये सिर्फ एक आदमी की या सत्ता में बैठे हुए लोगों की चमचागिरी, उनके एजेंडे पे खबरें चलाना, ये देशद्रोह है। अगर सही मायने में हो तो इन लोगों के खिलाफ तो अभी एफआईआर और मुकदमे दर्ज हो जाने चाहिए थे। मीडिया के लोग अंदर जेल में होते, इनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए थे। तो सर आखिरी सवाल मेरा, क्या वाकई ये जो कानून है इसे सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा या फिर नहीं कर पाएगा? और ये रहेगा तो फिर आगे देश कैसे चलेगा? ये अब सुप्रीम कोर्ट जब देश को देख लेगा, देश का माहौल देख लेगा और सत्ता परिवर्तन होगा, तो यही सुप्रीम कोर्ट कर देगी। प्रेशर थोड़ा कम होगा सरकार का, और ये प्रेशर तो कभी मानना ही नहीं चाहिए जुडिशरी को। तो प्रेशर है, अरे 100% है। मैं क्यों, पूरा देश समझ रहा है, पूरी कोर्ट ये कह रही है प्रेशर है। और प्रेशर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों में तो जजेस चिन्हित हो गए हैं कि कौन ज़्यादा प्रो गवर्नमेंट है और कौन न्यूट्रल है। फिर ये लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा। अरे जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, कुछ हीरे जज हैं। हीरे जज में से जस्टिस गवई है। इतने लोग अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार बता रहे हैं, या जो अपना कह रहे हैं हमारा ये आस्था का विषय है। कोई आस्था वास्ता नहीं चलेगी संविधान के सामने। आखिरी बार फिर मुसलमानों को बोल दिए, मुसलमान जो शायद डरे हैं, मुझे नहीं पता कि डरे हैं कि नहीं डरे हैं, लोग कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है। मुसलमानों को, भाई बहनों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सब साथ हैं, न केवल साथ, हमसे भी आगे खड़े मिलेंगे, और पूरे देश के लोग उनके साथ खड़े हैं। देश का युवा उनके साथ खड़ा है, वो समझ रहा है कि हमारा फ्यूचर क्या है। इस देश के युवा दुनिया के अलग अलग देशों में हैं। आज हम यहाँ साथ नहीं देंगे, न्याय की बात नहीं करेंगे, जो देश में जो अपने आप में हिंदुओं के ठेकेदार समझ रहे, नहीं के बच्चे बाहर हैं, वहाँ क्या होगा भाई तुम्हारे साथ? फिर ये पूरी दुनिया एक परिवार है। परिवार में किसी एक भाई के साथ भी न्याय ना हो। यहाँ इंडियन सिटीजन हम सब लोग 140 करोड़, बाद में हैं हिंदू मुसलमान, सेकंड नंबर पे आता है। इसलिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मुसलमान हिंदुओं से कम नहीं, मैं तो कहूँ ज़्यादा देशभगत है। थैंक यू सर। हाँ, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं और इनका शिकार होने की जरूरत नहीं। बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे में आप गिरफ्तार मत होना, कोई ऐसा काम नहीं करना। इनको बहाना मिल जाए
और ये वोटों का ध्रुवीकरण करके लोगों को पागल करके कुछ वोट हथियार ले जाएं, ये निवेदन है सारे मुस्लिम समाज से अपना। बहुत बहुत शुक्रिया। बलराज मलिक सर को आपने सुना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है देश के लिए। ये वीडियो मैंने बनाया है, जो देश में कुछ लोग इसको लेकर अफवाह फैलाते हैं या बहुत तरह तरह की बातें करते हैं सीएए को लेकर, इसीलिए इस वीडियो को मैंने यहाँ से आके बनाया और जो चीज़ें जो शक था लोगों के जहन में उसे दूर करने की आज हमने कोशिश की है। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।